प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज है आपके बीएससी सेकेंड ईयर के कन्वर्जेंस थ्योरी का लेक्चर नंबर 8। बच्चों जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने आपके अब कन्वर्जेंस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल किए थे। तो बच्चों उसी श्रेणी को आज हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ और एग्जाम्पल कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो जिनको समझिए। तो बच्चों इसी क्रम में आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। आज हम सबसे पहले उसे करेंगे। तो इसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि निम्न अनुक्रम 2 को अभिसरित होते हैं। और अनुक्रम कुछ इस हिसाब से दिया है जिसमें हमें बच्चों x1 तो दे दिया इक्वल रूट 2 और xn+1 दिया है रूट 2 xn, कुछ इस हिसाब से। ठीक है बच्चों, ये जो रूट है वो कंप्लीट के ऊपर है, इतनी बात दिमाग में रह जाएगी आपके। अब हमें सिद्ध ये करना था कि जो दिया गया सीक्वेंस है वो 2 को अभिसरित होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि अनुक्रम वर्धमान है या ह्रासमान है और बाउंडेड है या नहीं है। ये 2 कंसेप्ट यदि हम कर लेते हैं तो हमें थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले x1 तो बच्चों दिया हुआ है, x2 देखते हैं। तो 1 + 1 x2 होगा। तो रूल के अकॉर्डिंग इसको क्या लिखा जाएगा, रूट 2 xn यानी रूट 2 यहाँ पे x1 आएगा। एक बार पहले मैं x1 लिखता हूँ फिर आपके कन्फ्यूजन नहीं होगा कोई भी। रूट यानी 2√2 का रूट आया, इतनी बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो जब मैं बच्चों x3 निकालूंगा तो इतना तो आप समझ चुके होंगे कि वो x2 + 1 होगा। तो रूट के अंदर आएगा 2x2, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2 और रूट के अंदर 2√2। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट x4 यदि मैं और लिखता हूँ तो क्या आएगा 2x3। तो अंदर आ जाए रूट के अंदर 2, फिर रूट के अंदर ये वैल्यू 2√2 कुछ ऐसा। अब बच्चों देखो यदि हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करें तो एक बात तो मेरे आसानी से समझ आ जाएगी कि जो दिया गया फंक्शन है वो लगातार बढ़ रहा है। आपको कि सर ये कैसे हुआ? तो बच्चों देखो आपको एक बात बताता हूँ, यदि आप किसी संख्या में 1 से बड़ी संख्या का गुणा करोगे तो वो बड़ी हो जाएगी और 1 से छोटी संख्या का गुणा करोगे तो वो क्या हो जाएगी, उससे थोड़ी छोटी। जैसे पहले रूट 2 था, इसको जब मैं इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों आप जानते हो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट 2 की होती है 1.414। ठीक है, और 1.414 है बच्चों आपका, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2.8 के अप्रोक्सीमेट, और 2.8 का अप्रोक्सीमेट रूट 2 से तो कुछ ना कुछ ग्रेटर होगा। सेम प्रोसेस ये चलती रहेगी, यही सेम प्रोसेस इसमें चलती रहेगी। आप होगे सर रूट लग रहा है, तो बच्चों रूट 2 की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है हमेशा 1.414। तो उसका जब भी रूट आएगा वो 1 से ग्रेटर ही होगा, चाहे थोड़ा सा भी हो। इस वजह से नेक्स्ट जो फलन दर फलन है वो वैल्यू आगे इंक्रीज होती जाएगी। यानी यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कुछ ये सेम प्रोसेस, यानी जो हमारा जो रिजल्ट होगा स्टूडेंट xn इज ऑलवेज लेस देन xn+1, अर्थात जो अनुक्रम है, जो आपका अनुक्रम है वो एक दिष्ट वर्धमान है। यहाँ पे जो एरो का साइन ऊपर की ओर लगाया है बच्चों वो आपके वर्धमान को बता रहा है, और नीचे की ओर लगाऊंगा तो वो क्या बताएगा, ह्रासमान। और एक बच्चों आप यहाँ से ये एनालाइज भी तो कर सकते हो ना कि रूट के साथ में जो भी मल्टीप्लाई है वो कभी 2 नहीं होगा। क्या पॉसिबल है? यानी 2 से ग्रेटर नहीं हो पाएगा। रीजन, क्योंकि जब आप 1 के पास की जब से अप्रोक्सीमेट वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों वो 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता जाएगा। क्या होता जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा।
लेकिन कभी भी 2 नहीं हो पाएगा। लेकिन यानी मैं यहाँ से एक माइंड में हमारी एक बात जरूर आएगी कि ये कभी 4 से ग्रेटर नहीं हो पाएगा, यानी अनुक्रम वर्तमान है और अनुक्रम परिबद्ध है। अब आप कहोगे सर आपके भी ये बात हम कैसे बोल सकते हैं? तो बच्चों ये आपके थोड़ी सी कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो तेज होनी चाहिए। माइंड में देखकर इतना हमें आइडिया लग जाना चाहिए भी जो सीक्वेंस हम देख रहे हैं कि हम भी इस तरीके से भी इस स्टेप तक हम जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो यदि कोई अनुक्रम एक भी स्टेप परिबद्ध है तो वो अभिसारी होने के उसके चांस फुल हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं, और ये हमारी थ्योरम भी सिद्ध की हुई है। अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो आपको एक बात बताई थी कि यदि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन एल के इक्वल होता है, उस कंडीशन में लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ n प्लस 1 भी इसके इक्वल होता है स्टूडेंट, l के ही इक्वल होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि यदि किसी केस में लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल l होता है तो स्टूडेंट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू भी एक्स एन प्लस 1 भी क्या होगा, l की ओर ही अभिसरित होगा। ऐसा क्यों होता है ये आपको मेरा जो हमारे पीछे के लेक्चर्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है, समझाया हुआ है। ठीक है, यदि आपको फिर कोई डाउट हो तो एक बार आप उन प्रीवियस लेक्चर को दोबारा देखिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यदि मैं यहाँ दोनों तरफ लिमिट का यूज करूँ कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी रूट ऑफ 2xn, तो ये वैल्यू यदि यूज करता हूँ तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा रूट 2l, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, l स्क्वायर इक्वल टू 2l, ये उधर डिवाइड में ले जाके कैंसिल करोगे तो l की वैल्यू 2, यानी हमारा जो अनुक्रम है वो किसकी ओर अभिसरित हो रहा है बच्चों, 2 की ओर, यानी 2 की ओर। अब एक बात मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा भाई, आप ये मत दिमाग में बिठाओ कि अनुक्रम का अभिसरण होने का मतलब इक्वल टू है। आप थोड़ा सा लिमिट के कॉन्सेप्ट पे हो बच्चों, आपने 11th क्लास 12th क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर और लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो लिमिट का बेसिकली मीनिंग यही होता है कि किसी की ओर जाना, न कि उसके इक्वल वैल्यू, क्योंकि अब जब वैल्यू वो उसी को रखते थे तो उसमें क्या होता था, वो सही रिजल्ट आता ही नहीं था। फिर हम या तो प्रसार करते हो या आप लोपिटल रूल लगाते हो या और कोई रूल लगाते हो, वैसा ही सब कुछ करते हो। तो वो क्यों होता है, क्योंकि इक्वलिटी पे जब होल्ड ना करे वो वैल्यू तो उसके हम डायरेक्शन देखते हैं भी किसके पास जा रहे हैं। अभिसरण होने का मतलब ये हो गया कि ये एग्जैक्ट 2 हो सकता है, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक चीज़ कन्फर्म है भी ये 2 की ओर जा रहा है, न कि इक्वल 2 पे है। ठीक है, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2 आएगी, न कि इक्वल 2। बच्चों क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और बच्चों इसी टाइप का इसका जो सेकंड पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 4 का, वो मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप उसको ट्राई करके देखिए। यदि मेरे हिसाब से आपको वो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा बच्चों, इससे मिलती जुलती प्रोसेस है, फिर भी यदि कोई डाउट होता है तो हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको समझना है, क्योंकि उसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, तो बच्चों समझ आ गया होगा, तो इसको एक बार मैं इरेज कर रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल करवाना जरूरी है, क्योंकि उसकी जो एक प्रोसेस है वो आपको समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम 3 को विस्तृत होती है जहां एक्सन, एग्जाम्पल है नेक्स्ट आपका 5, हमें एक्स एन ये बताना है कि किसको विस्तृत होती है, 3 को, जहां एक्स एन हमें क्या दिया गया है, 3n डिवाइड बाय n प्लस 5 रूट n, कुछ ऐसा स्टूडेंट हमें दिया गया है। तो दो प्रोसेस, नंबर 1 जैसा अभी तक हम करते आए हैं, क्या करते आए हैं कि n इक्वल टू मैं 1 लूँगा तो ये होगा 3/1 प्लस 5, यानी 6 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं 2 लूँगा तो हो जाएगा 6/2 प्लस 5 रूट 2। तो उस टाइम जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ी डाउट
इन थोड़ी डाउट क्या दिक्कत हो जाएगी आपकी। तो हम दिक्कत को थोड़ा सॉल्व करके एक नई प्रोसेस अपनाते हैं। जो आपको मैंने बताया था कि यदि कोई अनुक्रम xn l को अभिसृत होती है तो हम ये लिखते हैं नहीं कि xn माइनस l इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। अब यदि मैं इसका यूज करके चलता हूँ और मैं n नॉट फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है भाई, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम n नॉट लेकर चल रहे थे और l पता कर रहे थे। अब हम रिवर्स प्रोसेस आएंगे, हम क्या करेंगे, xn माइनस l को लेस देन एप्सिलॉन लेकर चलेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपका n नॉट होगा हम वो ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस बच्चों इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये फंडा हमारा जो लिमिट आपका जो इसी का सेकंड पार्ट है हायर कैलकुलस, उसके अंदर एक टॉपिक आपका लिमिट और कंटिन्यूटी, उसके अंदर ये प्रोसेस हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो यहाँ पे बच्चों मैं मान के चल रहा हूँ कि xn माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन, और इसके संगत मैं क्या ज्ञात करूँगा, इसके संगत में ये ज्ञात करूँगा कि n नॉट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है स्टूडेंट। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए xn की वैल्यू कितनी है, 3n अपॉन n प्लस 5 रूट n माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन मान के चल रहा हूँ, और मैं वो n पता करूँगा जिसके बाद ये बात लागू हो जाती है। यानी क्या n नॉट कोई ऐसा नेचुरल नंबर होगा मेरे पास। तो मैं यदि यहाँ पे स्टूडेंट एलसीएम लेता हूँ n प्लस 5 रूट n, क्या आ जाएगा 3n माइनस 3n माइनस 15 रूट n, कुछ ऐसा इज लेस देन एप्सिलॉन। बताइए स्टूडेंट, इतनी बात आप लोगों के समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट है। 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मोड के अंदर माइनस का 15 रूट n डिवाइड बाई n प्लस 5 रूट n, ठीक है। मोड हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 n प्लस 5 रूट n और n लेस देन एप्सिलॉन। हाँ स्टूडेंट बताइए, इतनी बात आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई, कोई डाउट है तो मेरे को बताइए। कोई डाउट है तो आप मेरे को बताइए। देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने ये लिया कि xn माइनस जो l है वो आपका लेस देन एप्सिलॉन होता है रूल, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इस बार n नॉट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमने लिया xn माइनस 3 इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन, xn की वैल्यू रख ली, इसको एलसीएम लिया तो एक मल्टीप्लाई में है 3n से 3n कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आई। मोड का मतलब आप जानते हो पॉजिटिव, तो मैंने कुछ इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब जो मेन प्रोसेस है वो थोड़ी सी समझने वाली है बच्चों। मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ, वो समझिए कि क्या 5 रूट n प्लस इज ऑलवेज लेस देन होगा या नहीं होगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। सिर्फ इतना बच्चों, एक बार इसके ऊपर फोकस कीजिए, आपको समझ आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों यूज किया है, ठीक है। इसके बच्चों एक बार ऊपर फोकस कीजिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा ऐसा क्यों लिखा गया। कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ भी ये वैल्यू जो है वो इससे ऑलवेज लेस देन होगी या नहीं होगी, यस और नॉट। अब हो सकता है कईयों के दिमाग में, तो बच्चों एक काम करते हैं, जैसे 10 है, 10 के डिवाइड में यदि मैं 3 प्लस 2 लिखूं तो आंसर आएगा 10 अपॉन 5 इक्वल 2, और यदि मैं यहाँ से 3 हटा दूँ तो आएगा 5। तो अब जो रिजल्ट आया हटाने के बाद वो पहले की तुलना में बड़ा है या नहीं है, बात समझ आ रही होगी भाई। जो अब जो नया रिजल्ट आया है वो पहले की तुलना में बड़ा है या नहीं है, तो जवाब यही होगा भाई बड़ा है। तो यहाँ से रिजल्ट निकाला जा सकता है। हाँ अब बात आएगी ऐसा क्यों लिखा, कि यहाँ पे एक बात तो मैं रूट n को भी तो हटा सकता हूँ ना। तो यदि मैं n को हटाता तो मेरे पास वैल्यू आती 3, और 3 एप्सिलॉन से छोटा सिद्ध करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। तो 3 एप्सिलॉन तो नेग्लेक्टेबल वैल्यू मान रहे हैं ना हम,
तो इस वजह से इसको तो लिया नहीं जाएगा। अब यदि मैं इससे लेस देन एप्सिलॉन सिद्ध कर दूं, भाई ऐसी n की कोई वैल्यू मैं ज्ञात कर पाऊं जिसके लिए ये लेस देन एप्सिलॉन हो, तो ये तो अपने आप ही लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बात समझ आ रही है? रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। भाई हमें ये पता चल गया कि ये वैल्यू इससे छोटी है। अब यदि ये एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी तो ये तो अपने आप पहुँच गई। तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, 15√n/n, मैं लेस देन एप्सिलॉन लेकर चल रहा हूँ। उसके लिए क्या हो सकता है वो पता करते हैं। तो ये कैंसिल होगा तो √n आएगा, तो 15/√n इज लेस देन एप्सिलॉन, स्क्वायर कर दो 225/n लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। पॉजिटिव वैल्यू है तो इधर साइड चेंज कर दो, तो 225/एप्सिलॉन स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन n। तो अब बात समझिए, देखिए अब आपका जो n है वो किसके ऊपर डिपेंड कर दिया मैंने, एप्सिलॉन के ऊपर। सबसे पहले बच्चों ये बात माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमने n को क्या किया, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर दिया। अब फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 लेता मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो 1/2 ये हो जाता 1/4, 4 ऊपर आता शायद 900, तो यानी n ग्रेटर देन 900, तो यानी n नोट होता वो आपकी क्या वैल्यू रख लेता, 900। आगे बात समझ में? यानी इस टर्म के बाद जितनी भी टर्म आएगी उनकी वैल्यू क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट 3 आती। यदि मान लीजिए आप एप्सिलॉन की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.4 लेते हो, 1/4, तो 16 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 900 × 4 शायद 3600 यानी 3600 आएगा। तो ये उस कंडीशन में आपका n नोट क्या हो जाता, 3600। तो यानी 3600 के बाद वाले जितने भी पद हैं उन सब के लिए आपका जो एक्शन है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल कितना हो जाता, 3। तो बच्चों अब बताइए इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया? ज़्यादा बच्चों मेरा भी चेहरा हो सकता है आपके इसमें डाउट हो तो मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा। देखो बच्चों 2 तरीके होते हैं। नंबर 1, हम क्या करते हैं भी क्वेश्चन में x1, x2, x3 फाइंड आउट करें, ये पता करें कि वो वर्धमान है या ह्रासमान है। उसके बाद ये पता करें कि ये छोटा किससे है, तो बच्चों वो पता करना कि किससे छोटा होगा, किसके पास जाएगा। हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ जरूर है 3, लेकिन प्रूव करना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता। इस वजह से हमने एक और प्रोसेस यूज की जिसमें क्या होता है, ये आपने क्वेश्चन नहीं कि जो प्रूफ करना है उसको लेके चलो, जो दिया हुआ है वो याद कर लो। तो वैसा कुछ प्रोसेस किया कि भाई ये मैं मान के चला कि xn-3 यदि एप्सिलॉन हो तो मुझे n नोट, भाई n नोट एग्जिस्ट है या नहीं वही तो पता करना है। भाई मैं क्या डेफिनेशन बताई थी कि यदि xn-l लेस देन एप्सिलॉन होगा, कब, यदि मैं उसके लिए कोई ऐसा n नोट नेचुरल नंबर ज्ञात कर सकूं जिसके लिए ये बात बोली जा सके, तब ये बात लागू हो जाएगी। तो क्या इसके लिए बात बोली जा सकती है? बेसिक कंसेप्ट फंडा हमारा इसी पे था। तो मैंने ये लिया, फिर मैंने इसको सोल्व किया तो इसको यहाँ तक आ गया। अब आपको इस एप्सिलॉन के ऊपर इसी को सोल्व करो तो बच्चों आपको देखो, इसको यदि मैं यहीं से सोल्व करने की कोशिश करता तो मेरे पास n की वैल्यू आनी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वो प्रोसेस करते हैं जिससे वो और छोटी होती जाए। ठीक है, एक ऐसी टर्म पता की जिससे ये छोटी हो, इसी से रिलेटेड। तो इसी से रिलेटेड बच्चों मैं 2 टर्म पता कर सकता हूँ, या तो मैं ऊपर से √n हटा दूँ, √n हटाता तो प्रॉब्लम होती, फिर नीचे कैलकुलेशन वाली डाउट आती। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं यहाँ से n को रिमूव करूँ या मैं 5√n को। यदि मैं यहाँ से n को रिमूव करता तो ये हो जाता 3, और फिर वो प्रॉब्लम आ गई कि 3 लेस देन एप्सिलॉन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको रिमूव किया तो आया मेरे पास कि मेरे को एक चीज़ क्लियर पता चल गई कि ये जो कंप्लीट वैल्यू है वो इससे छोटी है। अब यदि ये एप्सिलॉन से छोटी है तो ये वैल्यू बताइए अपने आप एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? जाहिर सी बात है अपने आप छोटी हो जाएगी। फिर इसके संगत मैंने क्या किया, सोल्व करके n को एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर दिया। तो यहाँ से n की वैल्यू में n नोट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 225/एप्सिलॉन²। यदि ये n नोट बन जाता है तो इसके बाद की जितनी भी टर्म है उन्हें n से ग्रेटर होगा और उनके लिए बात क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। तो बच्चों देखिए, अब कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए उसको, वरना आगे वाले एग्जाम्पल पे आते हैं हम। कोई कन्फ्यूजन है तो देख लीजिए, अदरवाइज आगे वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल नंबर 6 बच्चों हम उसको डिस्कस करते हैं, जिससे आपकी ये जो प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगी। फिर आगे की हम चर्चा करेंगे। अब तो ये थोड़े से आपके बेसिकली माइंड में रखनी है प्रोसेस, ये आगे आपके लिमिट के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगी, जहाँ पे लिमिट ऑफ
2 वेरिएबल पढ़ोगे, अभी तक आपने 1 वेरिएबल की लिमिट पढ़ी है, अब 2 वेरिएबल की लिमिट आगे पढ़नी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn n² + 1/2n² + 5। नेक्स्ट एग्जांपल है कि xn = n² + 1/2n² + 5। क्या लिमिट 1/2 का विस्तृत होता है? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn = 1/2 होगा, ये हमें प्रूव करना है। वही प्रोसेस, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन के अंदर मैं प्रोसेस पे आपको उसी पे लेके जाना चाहूँगा जो हमने अभी की है। हाँ, करने को इस क्वेश्चन को इस प्रोसेस से भी किया जा सकता है जो अभी तक हम पीछे करते आए हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कई बार इस प्रोसेस से क्वेश्चन इजी हो जाता है, क्योंकि देखो आपको सिर्फ सिंपल सा काम ये करना है, n को एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करना है। क्या करना है आपको? सिंपल से दिमाग में एक बात रखो कि क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करो कि आपका n और एप्सिलॉन का रिलेशन आ जाए, यानी n कम्प्लीटली एप्सिलॉन पे डिपेंड हो जाए। तो देखिए मैं मान के चलता हूँ कि xn - 1/2 लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। तो xn क्या है यहाँ पर? n² + 1 / 2n² + 5 - 1/2 इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन होगा। इतनी बात दिमाग में बैठाइए। फिर एलसीएम लीजिए, तो 2 × 2n² + 5, ये उधर जाएगा, क्या जाएगा? 2n² + 2 - 2n² - 5, ये कैंसिल हो गया। 2 - 5 मोड की वजह से आ जाएगा 3/2 2n² + 5 इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। तो बताइए स्टूडेंट, इतनी बात आप सबके माइंड में आई या नहीं आई? कोई डाउट है? तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है। एक बात है, यहाँ पे मुझे कुछ हटाने की जरूरत है क्या? भाई क्या मैं n को यहाँ से डायरेक्टली एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? सिर्फ इतना सोचिए आप, इस क्वेश्चन को देखिए और सिर्फ इतना सोचिए, क्या मैं n को डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे हटाना चाहते हैं ऐसे 5 हटा लो, वो उससे और लेस हो जाएगा, ठीक है। आप कहते हो सर 2 को हटाएं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हटा लो, वो उससे लेस ही होता जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यानी यदि मैं इसको पीछे वाले तरीका अपनाऊँ, जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये 3/2n² + 5 है, ये ऑलवेज लेस देन 3/2n² + 5 होगा। या ये लेस देन ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 × 2n²। ये सब बातें इसके ऊपर लागू हो सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, यदि हमें कुछ विशेष करने की जरूरत ना हो, यदि डायरेक्टली n इसके रूप में आ सकता हो, तो वो फिर हटाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे छोटा n हमें और पता चल सकता है। n0 वो छोटी से छोटी वैल्यू होती है, ठीक है स्टूडेंट। n0 क्या होता है? वो छोटी से छोटी वैल्यू जो जिसके लिए बात बोली जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे बिना टाइम यदि काम चल रहा है तो फिर हम सीधा ही करेंगे। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 3 मल्टीप्लाई करके लिख दूँ एक बार 4n² + 10, ये नीचे ले ऊपर आ जाएगा, तो 3/एप्सिलॉन लेस देन 4n² + 10 3/एप्सिलॉन - 10 इज ऑलवेज इक्वल 4n², ये डिवाइड में आएगा। 3/4 - 5/2 इज लेस इक्वल n², यानी n इज ऑलवेज ग्रेटर देन √3/4 एप्सिलॉन - 5/2। अब एप्सिलॉन की वो वैल्यू जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंस बनाती है, जैसे वो 0.00001 हो, तो यहाँ पे जब मैं पुट करके सोल्व करूँगा तो मुझे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उससे मैं जस्ट ग्रेटर जो रियल नंबर है उसको, सो नेचुरल नंबर है, n0 मानूंगा, और उसके बाद सारी वैल्यू के लिए ये बात क्या हो जाएगी? लागू हो जाएगी। यानी एक बात है कि एप्सिलॉन के संगत मैं नेचुरल नंबर पता कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो बस, तो इसका मतलब ये बात सही है, यानी जो आपका अनुक्रम है वो 1/2 की ओर अभिसरित हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्लियर हो गया होगा? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बात दिमाग में बैठ गई सारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो वास्तविकता में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है स्टूडेंट, और इसकी खासियत क्या है कि आपका जो इसकी एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, उसके अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं।
तो आज इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, एकदम अच्छी तरीके से आपको इसको समझना है। कोई डाउट आए तो आपको पूछना है, ठीक है। तो इसको इरेज कर दूं। अब आप समझने की कोशिश कर कीजिए इसको आराम से। कोई डाउट है इसके एक एक स्टेप को समझिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक है। सुनो, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहाँ xn इक्वल टू कोई सीक्वेंस है xn इक्वल टू 1 + 1/n की होल पावर n, कुछ ऐसा है, फॉर ऑल n बिलोंग टू n अभिसारी है और इसकी सीमा 2 व 3 के मध्य है। तो बच्चों एक बार आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर कीजिए, देखिए क्या पीछे वाले से रिलेटेड किया जा सकता है। क्या ये पीछे वाले से रिलेटेड किया जा सकता है? तो बच्चों इसका जो मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ आपको, वो देखिए। तो सबसे पहले हम आप ये चेक कीजिए सिर्फ इसके लिए कि ये वर्धमान है या ह्रासमान। आज के लेक्चर में हम पहले इतना चेक करना सीखते हैं, ठीक है। तो आएगा 1 + nx + n n-1/2 फैक्टोरियल 1/n² n-1 n-2/3 फैक्टोरियल डॉट 1/n³ प्लस डॉट कुछ ऐसा चलता रहेगा। अब यदि ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1 + 1, इसको मैं एक बार 1/2 फैक्टोरियल, इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि n से n कैंसिल करके डिवाइड में लगाऊंगा तो 1 - 1/n 1/3 फैक्टोरियल बार एक कैंसिल होके तो 1 - 1/n और इसके डिवाइड में लगाऊंगा तो 1 - 2/n। स्टूडेंट कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास आती रहेगी। ये आपका xn आ गया। अब यदि मैं इसी के कोरस्पॉन्डिंग xn + 1 लिखता हूँ, यदि xn को मैं xn + 1 से क्या कर दूँ, रिप्लेस कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा 1/n + 1 1/3 फैक्टोरियल 1 - 1/n + 1 1 - 2/n + 1। और तो थोड़ी सी आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। n + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n। तो यदि इनको मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो कुछ निशान चेंज नहीं हो जाएगा। अगर दोनों को माइनस साइन कर दूं तो फिर बीच का निशान इनका चेंज हो जाएगा। और दोनों तरफ यदि मैं 1 ऐड कर दूं तो 1 - 1/n + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 - 1/n। यानी ये जो टर्म है वो इससे हमेशा बड़ी होगी। सेम यही प्रोसेस इनके ऊपर रहेगी या नहीं रहेगी? देखो ये टर्म सेम है, एक जैसी है, ये एक जैसी है, ये एक जैसी है, लेकिन ये जो टर्म है इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी। यानी जो आपका xn + 1 है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, xn होगा। यानी जो आपका अनुक्रम है एक दिष्ट वर्धमान है। इतनी बात समझ आ गई होगी स्टूडेंट। तो आज हमने सिर्फ इस लेक्चर में इतना प्रूफ किया कि भी जो सीक्वेंस है वो एक दिष्ट वर्धमान है। तो जो टाइमिंग की शॉर्टेज देखते हुए बाकी जो इसका सॉल्यूशन है और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।